सर, आप बैरसिया विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार चुन के आए हैं। आपने इस पंचवर्षीय में लगभग 4 साल पूरे हो गए हैं। आपने अपने इस कार्यकाल में कौन से बड़े काम किए हैं जो जिसका फायदा सीधे जनता को हुआ हो? शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, साथ में रोजगार के क्षेत्र में कैसा क्या काम किया है आपने, ये थोड़ा कुछ बताइए। सर, आपने एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली थी कोरोना की वैक्सीन को लेके। हमें जानकारी मिली है कि कोरोना की वैक्सीन लगवाओ और मोबाइल का रिचार्ज फ्री ले जाओ, ऐसा कुछ निकाला था। तो इस विषय में कुछ बताइए क्या था। सर, अभी लगभग 2.5 साल पहले मंत्रिमंडल विस्तार होता है मध्य प्रदेश का। खबरें चल रही थी कि हुजूर विधानसभा क्षेत्र से रामेश्वर शर्मा जी और बैरसिया विधानसभा क्षेत्र से विष्णु खत्री जी को मंत्रिमंडल विस्तार में कहीं ना कहीं जगह मिलेगी। कहाँ अटकलें रह गई, क्या कमी रह गई जो मंत्रिमंडल में आप शामिल नहीं हो पाए? राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा हो पाएगा और क्या 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? देखिए, हर दल अपने स्तर पे अपने प्रयत्न करता है और निश्चित रूप से करना चाहिए। मतलब भारत जोड़ो यात्रा का आपका कहने का मतलब है कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। राम मंदिर निर्माण का क्रेडिट आप सीधे मोदी सरकार और केंद्र सरकार, वर्तमान केंद्र सरकार को दे रहे हैं। राम मंदिर के लिए तो सर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो बीजेपी इसका फ़ायदा कैसे ले सकती है? सारी जनता जनार्दन को पता है कि कौन लोग राम के अस्तित्व को नकारने वाले कौन लोग हैं और राम के मंदिर का निर्माण, भव्य मंदिर निर्माण हो, इसके लिए कौन लोग प्रयत्न कर रहे हैं। भारत और हिंदू राष्ट्र, इस विषय में आपकी क्या सोच है? भारत एक हिंदू राष्ट्र है क्योंकि हम सब जानते हैं कि 1947 को धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना। ये नहीं जानते हम ये जानते हैं कि 1947 में देश आज़ाद हुआ और एक पार्ट भारत का अलग हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गुप्ता और वर्तमान समय में आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान टुडे। यह द हिंदुस्तान टुडे का विशेष कार्यक्रम है जिसका नाम है सवाल जनता के हक के। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं, उनसे सवाल करते हैं जिनकी जनता के प्रति जवाबदेही बनती है और जनप्रतिनिधियों से वही सवाल किए जाते हैं जिन सवालों की जवाब जनता जानना चाहती है। यह सवाल जनता के हक का 5th एपिसोड है और आज हमारे साथ है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक विष्णु खत्री जी। आज हम उनसे हर विषय में चर्चा करेंगे, कई सारे प्रश्न करेंगे और प्रश्न वही करेंगे जिनके जवाब जनता जानना चाहती है और बहुत सारी चीजें हम सर से पता करने वाले हैं। तो इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है द हिंदुस्तान टुडे में। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर, जनता यह जानना चाहती है कि विष्णु खत्री कौन है, विष्णु खत्री जी का पारिवारिक परिवेश क्या रहा है और विष्णु खत्री जी राजनीति में कैसे आए हैं, विष्णु खत्री जी की शिक्षा क्या रही है। इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं सर, जो मतलब आपसे जुड़े हुए कई सवाल जो हैं वो जनता आपके विषय में थोड़ा जानना चाहती है सर। यहाँ शिक्षा का विषय आया है। मैं विधि स्नातक तक मेरी शिक्षा हुई है और भोपाल का ही मेरा जन्म है और मैंने आदर्श नगर इब्राहिमगंज में मेरा जन्म हुआ और उसके बाद में मिडिल स्कूल तक की शिक्षा वहीं हुई। उसके बाद हाई सेकेंडरी मैंने स्टेशन एरिया से किया। उसके बाद हमीदिया से मैंने रेलवे किया। पारिवारिक पृष्ठभूमि में पिता शासकीय सेवा में थे और शिक्षा के दौरान ही हायर सेकेंडरी एजुकेशन के दौरान मेरा संपर्क संघ से आया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, और उसके बाद में मैं लगातार संघ की शाखाओं में और विभिन्न दायित्वों में मेरा रहना हुआ। और उसके बाद पहली बार 1999 में मैं वार्ड नंबर 11 से पार्षद के लिए पार्टी ने मुझे टिकट दिया और वहाँ से विजयी रहा। उसके बाद फिर 2004 में मैंने ईदगाह से वार्ड नंबर 9 से चुनाव लड़ा। ऐसे में 2 बार पार्षद रहा हूँ भोपाल नगर निगम में। और 2003 के बाद जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसमें 2003 में ही दिसंबर माह में मुझे भोपाल विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष पार्टी ने बनाया और मैं लगभग 10 वर्ष तक भोपाल विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष भी रहा। आप कितने भाई हैं? मैं 2 भाई थे हम। एक छोटे भाई का अवसान हो गया था
तो मैं सिंगल हूँ। और बहन? बहनें 4 बहनें, चारों का विवाह हो गया अपने परिवारों में। चलिए, आपके पारिवारिक परिवेश के बारे में जान के हमारी व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगेगा। सर, आप बैरसिया विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार चुन के आए हैं। आपने इस पंचवर्षीय में लगभग 4 साल पूरे हो गए हैं। आपने अपने इस कार्यकाल में कौन से बड़े काम किए हैं जो जिसका फायदा सीधे जनता को हुआ हो? देखिए, हमारा जो बैरसिया विधानसभा है ये एक ग्रामीण विधानसभा है। इसमें केवल एक बैरसिया नगर पालिका के अलावा पूरा क्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है। इसमें जब मैं 2000 पहली पंचवर्षीय की बात करूं तो 2014 में जब मैं विधायक बन के वहाँ क्षेत्र में पहुंचा तो मेरे सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां थी। विशेष रूप से अधोसंरचना के क्षेत्र में भोपाल बैरसिया रोड, जो भोपाल बैरसिया सिरोंज रोड है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। उसके साथ में कई जो ऐसे ग्राम हैं जो सिंगल कनेक्टिविटी की भी सड़कें वहाँ पर नहीं थी, राजस्व ग्राम होने के बाद में भी। तो उन गांवों को मुख्य रूप से राजस्व ग्राम जो थे, जो पात्रता रखते थे प्रधानमंत्री सड़क योजना की, तो हमने उनको प्रधानमंत्री सड़क योजना में उनको जुड़वाया। और लगभग 2014 से आज तक का मैं यूँ कहूँ तो कम से कम 20 से ऊपर सड़कें हमने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क में बनवाई प्रधानमंत्री सड़क योजना में। फिर जो गांव, छोटे गांव थे जहां प्रधानमंत्री सड़क योजना का लाभ उनको नहीं मिल सकता था, तो हमने लगभग ऐसे 50 गांव को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क के अंदर जुड़वाया। भोपाल बैरसिया रोड शानदार रोड बनी है। केवल वही नहीं तो नजीराबाद से लेकर बैरसिया, बैरसिया से विदिशा ये मार्ग बना है। भोजापुरा से दोरहा जोड़ ये सीमेंट कंक्रीट मार्ग बना है। रुना से नरसिंहगढ़ मार्ग बना है। कि अनेक ऐसे काम हैं जो अधोसंरचना के क्षेत्र में हुए हैं। बाय नदी पर बड़े बड़े 2 पुलों का निर्माण हुआ है। पात्रा नदी पर पुल का निर्माण हुआ है। ऐसे अनेक काम हैं जो वास्तव में उस समय लगता था कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन जब वो हो गए तो आज एक मन को एक संतुष्टि का भाव का आता है कहीं ना कहीं। सर, आपने सड़कों की बात बताई, सड़कें आपने काफ़ी सारी बनवाई है, हमने भी देखी काफ़ी सारी अपने सड़कें बनवाई है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, साथ में रोजगार के क्षेत्र में कैसा क्या काम किया है आपने, ये थोड़ा कुछ बताइए। जहाँ तक शिक्षा की बात है कि मेरे से पहले बैरसिया तहसील के अंदर मात्र 9 हाई स्कूल थे। मैं अपने कार्यकाल में 17 हाई स्कूल लेकर आया हूँ नए, और जिसमें 12 के अंदर 80-80, 90-90 लाख के भवन बने हैं। कुछ हमारे 4-5 जो हाई स्कूल हैं जो जिनका भवन नहीं बन पाए हैं, उनके लिए मैं भवन बनवाने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। हमने 4 हाई सेकेंडरी स्कूल हमारे क्षेत्र के अंदर मैंने अपने कार्यकाल में लेकर आया हूँ। हमारा जो महाविद्यालय है उसके अंदर एक नवीन भवन बनकर तैयार हुआ 5 करोड़ की लागत से। हमने युवाओं को स्किल्ड डेवलपमेंट की दृष्टि से उसके अंदर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिले, इस दृष्टि से आदर्श ITI बैरसिया के अंदर आया है। रोजगार की यहाँ तक बात है तो हम बैरसिया में एक बड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र स्वीकृत हो गया, जिसका हम जल्दी ही भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कराने वाले हैं। क्या कॉन्सेप्ट है सर, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? माफ़ी चाहूँगा मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा इसके विषय में जनता जानना चाहती है। ये एक कृषि आधारित औद्योगिक क्षेत्र हम बैरसिया में लेकर आए हैं जी। इसमें वहाँ के स्थानीय युवाओं को, स्थानीय उद्यमियों को हम वहाँ पर अपने स्वरोजगार खड़ा करने का अवसर वहाँ पर मिलेगा। किस तरीके का रोजगार वो खड़ा कर सकते हैं? उसमें अलग अलग प्रकार के जो है ये हो सकते हैं, जो वहाँ कृषि यंत्रों का कि वहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है वो हो सकते हैं। ग्रीष्म काल में कूलर फैक्ट्रियाँ, ये इनका बड़ा एक वो होता है। फर्नीचर का एक बहुत बड़ा काम वहाँ
वहाँ पर आवश्यकता रहती है। इसके अलावा राइस मिल हो सकती है, क्योंकि आसपास में वहाँ पर राइस मिल, राइस का उत्पादन बड़ा है। सोया प्लांट हो सकता है, सोयाबीन का बड़ा उत्पाद बेरसिया के अंदर होता है। फ्लोर मिल हो सकती है आटे से संबंधित उसके। तो ऐसे अनेक प्रकार के जो है उद्यम वहाँ पर मुझे लगता है धीरे धीरे वहाँ पर डलेंगे। और पहला हमारा काम है कि वहाँ पे हम अधोसंरचना का विकास खड़ा करके उस औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करके युवाओं को सौंपें। सर, इस पे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि आप इस पे जनता को किस प्रकार से सहायता करेंगे? ये उद्योग को स्टार्ट करने में किस प्रकार की सहायता करेंगे? आर्थिक रूप से या फिर कोई वेरिफिकेशन वगैरह, क्या चीज़ है इसका? देखिए, यहाँ तक औद्योगिक इकाइयाँ लगाने का जो विषय है, बराबर DIC और MSME, हाँ, ये अलग अलग इनकी योजनाएं समय समय पे संचालित होती हैं। उन योजनाओं का लाभ हमारे जो भी उद्यमी हैं उनको मिले, इसके लिए हमने एक वहाँ पर एक बैठक भी की थी। MSME से भी हमने अधिकारियों को बुलाया था, DIC से बुलाया था कि भाई जो भी सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ लेते हुए हमारे युवा अपने उद्योगों को संचालित करें, ये ऐसा हमारा प्रयत्न है। सर, केंद्र सरकार की एक योजना है हर घर नल हर घर जल। इस योजना का कार्य आपके क्षेत्र में कैसा चल रहा है? बड़ी संख्या में लगभग 150 गांव इस नल जल योजना और जल जीवन मिशन के माध्यम से घर घर नल पहुंचने का काम द्रुत गति से चल रहा है। और इसके साथ में एक और योजना बेरसिया में स्वीकृत हुई है, वह हुई है समूह पेयजल योजना, जिसमें संजय सागर डैम से हमारे 42 गांव समूह पेयजल योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले हैं। उसका टेंडर वगैरह की प्रक्रिया हो गई है, गांव चिन्हित हो चुके हैं और शीघ्र उसका कार्य भी प्रारंभ होने वाला है। तो ये राज्य सरकार की योजना है? नहीं, ये भी जल जीवन मिशन के माध्यम, जल जीवन मिशन से ही जुड़ के कार्य जो है राज्य सरकार का उसके अंदर योगदान होते हुए जल निगम इस कार्य को करने वाला है। सर, आपने एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली थी कोरोना की वैक्सीन को लेके। हमें जानकारी मिली है कि कोरोना की वैक्सीन लगवाओ और मोबाइल का रिचार्ज फ्री ले जाओ, ऐसा कुछ निकाला था। तो इस विषय में कुछ बताइए, क्या था ये? कोरोना काल में हम सब जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से अल्पसंख्यक वर्ग में, हमारे ग्रामवासियों में कोरोना की वैक्सीन को लेकर अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ थी। कुछ विपक्षी लोगों ने उन भ्रांतियों को हवा भी देने का काम किया था। विपक्षी मतलब कांग्रेस का नाम ले रहे हैं? कांग्रेस के लोग हों, अन्य लोग हों, तो इसमें लोग वैक्सीनेशन नहीं करा रहे थे और उसके कारण कहीं ना कहीं संक्रमण उन क्षेत्रों में फैलने का डर था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज यदि भारत के अंदर हम सब लोग, जब आज चाइना परेशान है कोरोना से, आज भी अमेरिका जैसी महाशक्ति भी कहीं ना कहीं इसको लेकर चिंतित है, और भारत में हम जनजीवन यदि सामान्य है तो वे कोरोना की वैक्सीन के कारण है, वैक्सीनेशन के कारण है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए हमने एक योजना प्रारंभ की थी कि जिन एक समय अवधि के अंदर, 1 माह के अंदर जो लोग वैक्सीन लगवाएंगे उनके नामों का हम एक लकी ड्रा निकालेंगे और 10 लोगों को हम 199 रुपये का वाउचर रिचार्ज करेंगे उनके मोबाइल पर। उसके कारण कई लोगों को बड़ा उत्साह उसके अंदर देखने में आया और फिर बाद में हमने उन पंचायतों में जाकर, उन गाँव में जाकर ड्रा निकाला और उनको इस योजना का लाभ दिलाया। अच्छा, लाभ दिलाया था। बिल्कुल, काफ़ी काफ़ी अच्छी योजना थी ये, और छोटे क्षेत्र में एक अच्छा प्रयास था इस वैक्सीन लगवाने को लेके। सर, अभी लगभग 2.5 साल पहले मंत्रिमंडल विस्तार होता है मध्य प्रदेश का। खबरें चल रही थी कि हुजूर विधानसभा क्षेत्र से रामेश्वर शर्मा जी और बैरसिया विधानसभा क्षेत्र से विष्णु खत्री जी को मंत्रिमंडल विस्तार में कहीं ना कहीं जगह मिलेगी। कहाँ अटकलें रह गई, क्या कमी रह गई जो मंत्रिमंडल में आप शामिल नहीं हो पाए? देखिए, अब एक मंत्रिमंडल में एक निश्चित संख्या रहती है, आप हम सब जानते हैं, और कहीं ना कहीं पार्टी ने जो भी निर्णय किया विचार पूर्वक किया होगा। सब क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व एक बड़ी चुनौती होती है। विभिन्न जाति वर्ग का संतुलन बनाना ये एक बड़ी चुनौती प्रदेश नेतृत्व के सामने रही होगी, तो उसके कारण जो है वो नहीं हुआ। लेकिन सरकार बनने के कारण जो लाभ नीचे नीचे तक जनता को मिलना चाहिए
वो हमने विधायक रहते हुए भी खूब करने का प्रयत्न किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का भरपूर आशीर्वाद हमें प्राप्त रहा है, हमारे क्षेत्र की जनता के लिए रहा है। सर, चुनाव होने में लगभग अभी 11 महीने बचे हुए हैं, इस साल अंत में चुनाव हो जाएंगे। आप इन 11 महीने में क्या तैयारियां कर रहे हैं कि उन कामों को देख के, या कुछ विशेष काम कर रहे हो 11 महीने में कि भैया हमारे क्षेत्र की जनता देखेगी तो कुछ अच्छा हमें वोट देगी, इसके लिए कुछ कर रहे हैं क्या? कुछ तैयारियां हैं आपकी? देखिए, इसमें हम जो 2-3 प्रकार के हमने कार्य योजना बनाई है। एक तो वे है कि जो सार्वजनिक कार्य, जो बड़े काम हैं, जिनसे, जैसा मैंने अभी एक औद्योगिक क्षेत्र का आपको एक बताया, फिर हमारे जो ऐसे बड़े बड़े काम जिनसे समूह में लोग लाभान्वित होने वाले हैं। फिर हमने ग्राम शाह, गांव के अंदर क्या मुख्य ऐसे कौन से गांव हैं जो सिंगल कनेक्टिविटी नहीं है उनकी, तो उनको चिन्हित करके उनको सड़कों से उनको जोड़ना। फिर बहुउद्देशीय जो काम हो सकते हैं वो करने का। तो एक समग्र विकास का हमने एक खाका बनाया है, जिसमें गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान, हर वर्ग को तक विकास की इस यात्रा का लाभ पहुँचे, ये हमारा प्रयत्न है। सर, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा हो पाएगा, और क्या 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? देखिए, हर दल अपने स्तर पे अपने प्रयत्न करता है और निश्चित रूप से करना चाहिए। कांग्रेस ने अभी तक कारपोरेट टाइप की राजनीति की है। कॉर्पोरेट टाइप की मतलब समझ में नहीं है सर। कारपोरेट टाइप की राजनीति से आशा है एक बंद कमरों में बैठकर एसी रूमों में योजना बनाना और ये करना। पहली बार कोई मैदान के अंदर उनका नेता दिख रहा है तो अच्छा है। यहाँ तक 2024 की बात है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गांव गरीब के लिए और इस देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पुनर्स्थापना के लिए जो कार्य किए हैं वे जनता से छुपे नहीं हैं। आज गांव के अंदर जिस जल जीवन मिशन की आप बात कर रहे हैं, ये आज़ादी के बाद में 75 साल बाद में आज़ादी के अमृत काल में नरेंद्र मोदी जी को ही क्यों लेकर आने पड़ा? इससे पहले किसी प्रधानमंत्री क्यों नहीं सूझा? या प्रधानमंत्री आवास योजना के पक्के मकान गरीबों के आज नरेंद्र मोदी सरकार बना रही है। उज्ज्वला के कनेक्शन, सौभाग्य योजना में बिजली, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा अनेक प्रदेश की सरकार द्वारा जनहितैषी कार्य। तो ये सब, और देश के अंदर 490 साल बाद प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण, बाबा विश्वनाथ की नगरी में कॉरिडोर का निर्माण, महाकाल की नगरी में महाकाल लोक का निर्माण, सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर सड़कें पहुंचाने का विषय हो, एयरपोर्ट पहुंचाने का विषय हो, देश की दुनिया के अंदर जो विदेश नीति के माध्यम से जो हमारी कूटनीतिक सफलताएं हैं, चाइना को अलग थलग करने का विषय हो, या डोकलाम और पेंगयांग झील में उसे पीछे हटने का विषय हो, रसिया और यूक्रेन के युद्ध में हमारे छात्रों को सफलतापूर्वक निकालने का विषय हो, अनेक ऐसे विषय हैं कि विदेश नीति में हो, या देश की आंतरिक सुरक्षा हो, या धारा 370 जैसे विषय हो। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं और जनता से ये कार्य छिपे नहीं हैं। और 2024 में नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है इस देश में। मतलब भारत जोड़ो यात्रा का आपका कहने का मतलब है कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है? जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा है, देखिए भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। भारत जोड़ना ये तो कांग्रेस के खुद को जोड़ने की यात्रा है कि हमारा कार्यकर्ता किसी बहाने से निकले, क्योंकि बरसों बरस से वो केवल उन्होंने जो है रेस्ट हाउसों की राजनीति की है ना, तो वो अच्छा है, करें, हम जनता के बीच में जाएं, लेकिन उससे कोई चुनाव के अंदर कोई बड़ा असर दिखेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। आपने केंद्र सरकार की काफ़ी उपलब्धियों के बारे में बात किया, केंद्र सरकार की काफ़ी सारी योजनाओं के विषय में बात किया। आपने इसमें एक विषय को लेके आए हैं जिसका नाम है राम मंदिर निर्माण। राम मंदिर निर्माण का क्रेडिट आप सीधे मोदी सरकार और केंद्र सरकार, वर्तमान केंद्र सरकार को दे रहे हैं। राम मंदिर के लिए तो सर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो बीजेपी इसका फ़ायदा कैसे ले सकती है? ये एक प्रश्न जनता बहुत पूछती है, उनके मन में भी उठता है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है तो वह आपको ये मैं थोड़े पीछे ले जाना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही की थी। इस देश के अंदर राम जन्मभूमि के विषय को नीचे नीचे तक ले जाने में किसी की भूमिका रही तो वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इस विचारधारा के लोगों की ही रही है। अब कांग्रेस ने लगातार इस राम जन्मभूमि आंदोलन का विरोध किया, केवल विरोध ही नहीं किया तो साथ में ये सुप्रीम कोर्ट से ये निर्णय टालता रहे, सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय नहीं दे पाए। इसके लिए 19 वकीलों का पैनल खड़ा करके इसको टालने का काम सरकारों कांग्रेस की यूपीए सरकार द्वारा भी हुआ और पार्टी स्तर पर भी हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार कोशिश की कि ये जो है ये निर्णय जल्दी आए, न्याय जल्दी हो। और इसके लिए कहीं ना कहीं सारे जनता जनार्दन को पता है कि कौन लोग राम के अस्तित्व को नकारने वाले कौन लोग हैं और राम के मंदिर का निर्माण, भव्य मंदिर निर्माण हो, इसके लिए कौन लोग प्रयत्न कर रहे हैं, ये जनता जानती है। तो इसलिए यहाँ तक क्रेडिट लेने की बात है तो निश्चित रूप से जब किया है तो उसका जनता के बीच में विषय गया भी है और उसका लाभ भी मिलेगा। आपने राम मंदिर की बात करी है तो अब एक प्रश्न और उठता है, अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र, इस विषय में आपकी क्या सोच है? देखिए, हिंदू राष्ट्र की जहाँ तक बात है तो भारत एक हिंदू राष्ट्र है, ये कोई कहने जैसा विषय नहीं है, हिंदू राष्ट्र है। लेकिन एक बड़ा गंभीर विषय चूंकि आपने पूछा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 1947 को धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना। नहीं, ये नहीं जानते हम ये जानते हैं कि 1947 में देश आज़ाद हुआ और एक पार्ट भारत का अलग हो गया। अलग होने के पीछे का कारण क्या था? धर्म था। अच्छा। जब एक भारत के एक टुकड़ा केवल धर्म के आधार पर ही लोगों ने मांगा कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। अच्छा। मुस्लिम लीग ने उस पूरी मांग की, मुस्लिम समुदाय ने उसका पूरा समर्थन किया। डायरेक्ट एक्शन जैसे अनेक जो है दुर्दांत जो है अत्याचार हिंदू समाज को सहना पड़ा। तो ये सारी चीज़ों के बीच में जब धर्म के आधार पर ये भारत के विभाजन हुआ था तो वास्तव में कांग्रेस की बहुत बड़ी ये चूक थी कि उसी समय जब पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना तो भारत स्वाभाविक रूप से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था और उसी समय संविधान में इसको वर्णित करना चाहिए था। लेकिन जो है उस समय कांग्रेस की ये बड़ी विफलता रही, क्योंकि उनका दृष्टिकोण हमेशा से तुष्टिकरणवादी रहा। और ये एक और भी काम होना चाहिए था कि जितने भी जो आक्रांताओं द्वारा जो हिंदू समाज के या भारत और हिंदू समाज अलग अलग नहीं है। जब इस देश की जब हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान, तो वो कहीं ना कहीं इसमें हिंदू अंतर्निहित थे। और ऐसे हमारे जो श्रद्धा के केंद्र थे, चाहे राम जन्मभूमि हो या बाबा विश्वनाथ का जो है वो मंदिर हो, या मथुरा के अंदर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि हो, या अन्य भी ऐसे जो स्थान जैसे सोमनाथ का जीर्णोद्धार प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाकी लोगों ने इनिशिएटिव लेकर किया, वैसे इन स्थानों को करना चाहिए था। आज स्वतंत्रता का मतलब ही ये है, सो यानी मेरा, तंत्र यानी व्यवस्था, हमारी व्यवस्था, हमारा तंत्र। आज़ादी की लड़ाई लोगों ने क्यों लड़ी आखिर? इसीलिए लड़ी ना कि देश के अंदर हमारी संस्कृति, हमारी व्यवस्था, हमारे शासन होगा। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि इन सब चीज़ों की चिंता किए बिना तुष्टीकरण को बढ़ावा कांग्रेस ने इस देश के अंदर दिया, और उसका परिणाम है कि आज भी कई विषयों पर विरोधाभास उत्पन्न होते हैं। कई विषयों पे ये सारे विषय उस दिन ही यदि निर्णित हो जाते तो आज दूसरे विषयों पे काम हो रहा होता। ठीक है, उस समय नहीं हुए तो अब आप करेंगे? कर ही रहे हैं।
आज देखिए, आज क्या करेंगे कि कानून में हिंदू राष्ट्र वाले शब्द लेके आएंगे और कानून को हिंदू राष्ट्र के हिसाब से बनाएंगे। कानून की जहाँ तक बात है, कानून एक अलग विषय है और जन भावनाएं एक अलग स्थान है, आस्था एक अलग विषय है। और लोगों की आस्था है कि भाई ये हिंदू राष्ट्र है तो है, उसके अंदर किसी प्रकार का कानूनी व पक्ष और ये सारी चीजें एक अपने स्थान पे है। तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बस है। देखिए वो आगे क्या होगा ये सब भविष्य के गर्त में है, लेकिन यहाँ तक बात है कि ये भारत हिंदू राष्ट्र है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह किसी को क्यों होना चाहिए इसके अंदर। सर, क्या आप अपने आप को भविष्य के सीएम के तौर में देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल, ये विषय, ये प्रश्न जो है निराधार है। आज हम एक विधायक के रूप में अपनी भूमिका का अच्छे से निर्वहन हो, इस दिशा में ही हमारे प्रयत्न है और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। आप 2 बार पार्षद रह लिए, 2 बार विधायक रह लिए, अब तीसरी बार अगर आप विधायक बनते हैं तो फिर तो आप सोचेंगे ही कि मैं एक बार सीएम भी बनूं। देखिए ये अति महत्वाकांक्षा वाला विषय है ये प्रश्न, ये इसका कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। बाकी अपने काम को जब पार्टी जिस काम को दे अच्छे से करने का प्रयत्न होना चाहिए, वो हम करने का प्रयत्न करते हैं। इस साल अंत में सर फिर से चुनाव हैं और आपको क्या लगता है आप फिर से तीसरी बार लगातार जीत दर्ज करा पाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से हमने जो काम किए जनता के बीच में, हमने लगातार सतत संपर्क रखा है, उसके सुख दुख के अंदर सहभागी हुए हैं, तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि बेरसिया विधानसभा की जनता भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएगी, मुझे विजय दिलाएगी। तो यह थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक विष्णु खत्री जी। आज हमने विष्णु खत्री जी से बेबाकी से हर पहलुओं में सवाल किए, हर विषय में सवाल किए और सवाल वही किए जिन प्रश्नों के उत्तर जनता जानना चाहती है। उन्होंने भी बड़ी सादगी से, बड़ी ही बेबाकी से सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं Facebook में तो हमारे पेज को लाइक करें। मेरा नाम है अरुण गुप्ता, कैमरे के पीछे हैं अज्जू यादव। हर खबर अब देसी अंदाज में द हिंदुस्तान टुडे।